हाँ जी बच्चों, तो कल हम लोगों ने डी ब्लॉक स्टार्ट किया था। डी ब्लॉक की कल हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना। और आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की बात चल रही थी हमारी। तो आपको मैंने बताया था ग्रुप में कि अगर अपन थर्ड बी और सेकंड बी ग्रुप को छोड़ दें, डी ब्लॉक का फर्स्ट और लास्ट दो ग्रुप छोड़ दें, बाकी क्या होता है बच्चों, 3D से 4D जाते हैं तो साइज राइज करता है, 4D से 5D में जाने पर साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ऐसा मैंने आपको समझाया था बच्चों। बोलो। तो देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था कि थर्ड बी ग्रुप में देखो स्कैंडियम और इट्रियम के बीच में क्या है, एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 18 आ रहा है। 18 का डिफरेंस तभी पॉसिबल है जब कौन कौन से बीच में आ रहे हो, आ रहा हो, पी आ रहा हो और डी आ रहा हो। 18 का मतलब समझो, एस के 2, पी के 6 और डी के 10, तो 2 + 6 + 10, ठीक है। ऐसा कैसा टाइटेनियम और जर्कोनियम के बीच में हो रहा है। फिर देखो बच्चों, इट्रियम और लेंथेनम, अगर अपन इनमें देखें अगेन वापस 18 का डिफरेंस आ रहा है, बट जर्कोनियम एंड हाफेनियम यहाँ 32 का डिफरेंस आ रहा है। 32 का डिफरेंस का मतलब समझ में आया आप लोगों को कि 18 + 14 यानी एफ सब ऑर्बिट भी वहां पर एंट्री मार चुका है। अब आपको याद होगा बच्चों, आपने लास्ट 11 में पढ़ा था कि एफ ऑर्बिटल जो होता है वो साइज में काफी बड़ा होता है, डिफ्यूज होता है, फैला हुआ होता है, लंबा चौड़ा सा। तो क्या होता है बच्चों, जितना बड़ा साइज होगा उसकी प्रोटेक्शन पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। एक आपका घर है छोटा सा और एक आपका घर है बहुत बड़ा सा, तो बड़े घर प्रोटेक्शन करना मुश्किल है ना। बड़े घर में कोई भी बंदा कहीं से भी घुस सकता है। तो एफ का, है ना, बोलो बच्चों, बोलो। एफ का सील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस का फायदा उठाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो होता है क्या बच्चों, 4D एंड 5D का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाता है, और दैट ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आ जाती है, ऑलमोस्ट सिमिलर। और इन्हीं का एक नाम दिया था बच्चों, केमिकल ट्विन। ये बातें मैंने बच्चों 11th में भी पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो, है ना। ये बातें मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई थी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन इन दो ग्रुप को छोड़ दें, है ना, अगर अपन इन दो ग्रुप को छोड़ दें, ठीक है ना, तो इन दो ग्रुप को छोड़कर बाकी सब में ये वाला सीक्वेंस चल रहा है क्या, 3D, 3D से 4D, 4D और 5D में ये वाला आएगा बच्चों, आएगा क्या। तो अब देखो बेटा सुनो, थर्ड बी में ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं, थर्ड बी में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए नहीं लगा क्योंकि लेंथेनम से पहले आता ही नहीं है ना। क्यों नहीं लगा बच्चों बताओ, लेंथेनम से पहले तो एफ ऑर्बिटल आता नहीं है ना। लेकिन देखो बच्चों, जैसे ही लेंथेनम से आप नीचे एक्टिनियम पे आते हो, ठीक है ना। अब बताओ बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 32 का डिफरेंस आ गया क्या, आ गया बच्चों। जैसे 32 का डिफरेंस आया, एफ ऑर्बिटल आ गया। आपको मैंने पीरियड टेबल में एक पॉइंट बताया था कि जब भी 32 का डिफरेंस होता है साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है बच्चों, बताओ, बोलो, साइज ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है, बताया था। चलो बच्चों, ये बातें मेरे हिसाब से अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। अब आओ बच्चों, देखो बात करते हैं, क्या कहते हैं, इन द ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक, क्या कह रहे हैं, size of 4D and 5D elements is almost similar except third B and second B. For hafnium there are 14 lanthanoids, ठीक है ना। hafnium से पहले 14 lanthanoids हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन किसमें एंट्री, 4f ऑर्बिटल में। इसका सिलिंग इफेक्ट बहुत ही बेकार सा होता है क्योंकि इसका साइज जो होता है वो लार्ज एंड डिफ्यूज होता है। तो ये न्यूक्लियस को रोक नहीं पाता है और न्यूक्लियस इसका फायदा उठाते हुए क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो साइज बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाता, बल्कि वो क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। इसी को अपने जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला था क्या, याद करो पीरियोडिक टेबल में ये लाइनें हम लोगों ने कभी किसी जमाने में खूब अच्छे से पढ़ी थी।
ठीक है ना। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे क्या है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल है क्या? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल होता है बच्चों। अब देखो बेटा, अब बच्चे के दिमाग में आता है चलो थर्ड बी में तो सर लेंथेनॉइड आया नहीं, लेकिन सेकंड बी में ऐसा क्या हो गया, यहाँ तो लेंथेनॉइड आया हुआ है, क्योंकि कैडमियम और मरकरी के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस अभी भी अपन कह सकते हैं 32 का है। कैडमियम और मरकरी के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 32 का है, लेकिन स्टिल मरकरी इज लार्जर देन कैडमियम। देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, आपको पता होगा मरकरी जो है वो नेचर में लिक्विड स्टेट में मिलता है क्या बच्चों? लिक्विड स्टेट में मिलने के कारण बच्चों क्या होगा, देखो कि जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो बहुत वीक होगा, और मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा होगी, और जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा होगी तो रेडियस भी ज्यादा आएगी क्या? बोलो बच्चों, आएगी ना। लिक्विड स्टेट में जो अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में तो कम होता है ना बच्चों। चलो आगे हो बच्चों, देखो अब देखिए बच्चों, अगर अपने को 3D सीरीज में सबसे बड़ा एटम देखना है तो स्कैंडियम सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है बच्चों? एनी, है ना। निकल जो होता है वो सबसे छोटा है। डी ब्लॉक में अगर अपन सबसे बड़ा देखें तो एक्टीनियम, ठीक है, और सबसे छोटा कौन है? निकल। बच्चों ये याद कर लेना, ये काम आएगा आप, काफी काम आता है निकल, ठीक है ना। अब आओ देखो बच्चों, बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। देखो बच्चों, मेटल के कुछ आपको पता होगा कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो मेटल भी मिलते हैं, जैसे क्या? मेटल मेलिएबल, जानते हो मेलिएबल? मेलिएबल जानते हो बच्चों, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, हैमरिंग करके अपन उनको सीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल किसको बोलते हैं? जिनके आप वायर बना सको, ठीक है। फिर देखो बच्चों, आपने देखा होगा बच्चों मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, जैसे आयरन का वायर है, अपन उसके अगर ऊपर कुछ उस पे वेट मतलब हैंगिंग कर दें तो वो उसको बियर कर लेता है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनके बीपीएमपी भी ज्यादा होते हैं, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। अच्छा मेटल बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी दिखाता है। मेटल इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी दिखाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के मेटल्स भी दिखाते हैं। डी सारे मेटल्स ये प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, इसका मतलब वो मेटेलिक प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, जो जिंक कैडमियम मरकरी है ना, Zn, Cd, Hg और Mn, ये सिर्फ एक ही मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाते हैं, और बाकी जितने भी मेटल है डी ब्लॉक के वो एक से ज्यादा दिखाते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब समझ में आ रहा है? जो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो बच्चों, बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया, एचसीपी हो गया, एससीसी हो गया। तो Zn, Cd, Hg और Mn केवल एक ही स्ट्रक्चर रखते हैं, और बाकी जो मेटल्स हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। आगे आओ देखो बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी समझते हो क्या बच्चों? बोलो बच्चों, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पढ़ा है कभी आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में? याद करो, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का ये ऑर्डर आता है क्या? बोलो एस, पी, डी और एफ, आता है क्या? बोलो बच्चों, एस में तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती नहीं है। अब बताओ बच्चों, अच्छा बॉन्ड बनाने में हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों? बॉन्ड बनाने में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगी क्या? तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ समझ आया बच्चों, किस पर डिपेंड कर रही है? बोलो बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अब बताओ बच्चों, मैं कहता हूं कि डी ब्लॉक की मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है एस ब्लॉक से। ऐसा क्यों है? देखो बच्चों सुनो, यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, देखो एन माइनस और एनएस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ एनएस और एनपी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, एनएस तो दोनों में कॉमन है, एनएस तो दोनों में है बच्चों, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस कहाँ आ रहा है बच्चों? एक में पी है, एक में डी है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहाँ ज्यादा है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डी में ज्यादा है ना, है बच्चों। तो डी में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा होने के कारण
बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, बनेगा बच्चों। अब बताओ बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो मेटल को अलग अलग करने में हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मेटल एटम्स को, बोलो। तो उनकी बीपीएमपी ज्यादा आएंगे, उनकी बीपीएमपी ज्यादा आएंगे। बच्चों देखो समझ लो आप ढंग से, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, आप चीजें समझने की कोशिश कीजिए। बीपीएमपी ज्यादा होंगे। अब बताओ जिनकी बीपीएमपी ज्यादा है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगी क्या? ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन जानते क्या बच्चों? हीट ऑफ एटोमाइजेशन थर्मो पढ़ते हैं अपन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है बच्चों? वो हीट जो आपको एक मोल गैसियस एटम बनाने में चाहिए, ठीक है ना, एक मोल गैसियस एटम। अब मान लो बच्चों कोई सॉलिड है, उससे हमें गैसियस एटम बनाना है, तो सॉलिड से गैसियस फेज में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्लिमेशन करना पड़ेगा ना। या पहले सॉलिड से लिक्विड में लाओगे और लिक्विड से वेपर फेज में लाओगे, समझ रहे हो? या तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर। अब मेटल स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है, तो हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्या? तो बच्चों बताओ, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन अपने आप ही ज्यादा आ गई क्या? ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों सुनो, ZnCdHg ये काफी सॉफ्ट मेटल है, बाकी सारे ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। बच्चों ऐसा क्यों, बताओ? ZnCdHg में अगर आप ध्यान दो ना बच्चों, इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नहीं है ना? बताओ बच्चों, ZnCdHg में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नहीं है ना? तो बच्चों बताओ, इनमें जो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही वीक बनेगा ना। और इतना वीक होता है कि हमने इनको एक नाम दे रखा है, वोलेटाइल मेटल्स दे रखा है। अब बच्चों बताओ, अगर मैं बोलूं कि जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूं जेड इफेक्टिव बढ़ता है बच्चों, जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ा तो बच्चों मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ी क्या? जैसे जैसे अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी। अगर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी तो बच्चों बताओ हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी बढ़ेगा क्या? हीट ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ेगा बच्चों, पक्का? बोलो बच्चों, बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। तो आप बताओ बच्चों, हीट ऑफ एटोमाइजेशन समझ गए? जैसे मान लो कोई सॉलिड है, सॉलिड से पहले लिक्विड फेज में लाए, लिक्विड से वेपर फेज में लाए। तो बच्चों बताओ 3D 4D 5D में हीट ऑफ एटोमाइजेशन किसकी ज्यादा होगी? 3D 4D 5D में 5D की होगी। अब बताओ बच्चों, जिसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगी तो वो मेटल्स जो होंगे वो रिएक्टिव होंगे या इनर्ट होंगे? बोलो बच्चों, वो मेटल्स रिएक्टिव होंगे या इनर्ट होंगे? इनर्ट होंगे ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या ये बात सही है क्या? है ना? अपन ऐसा कह सकते हैं, इट मींस reactivity of metal decreases down the group, है ना? अब देखो बच्चों सुन, एक बात बताओ, याद है क्या? देखो, कॉपर AgAu, NiPtPd है। आप बताओ बच्चों, अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसे कॉपर AgAu है, बताओ बच्चों इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन सा मेटल नोबल मेटल था, बताओ बच्चों? कॉपर AgAu में याद करो, डाउनवर्ड जाने पर हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था ना कि भैया नीचे जाने पर, जैसे देखो हमने कल एग्जांपल लिखे थे बच्चों, देखो सुन, हमने कुछ एग्जांपल लिखे थे नोबल मेटल्स के, लिखे थे क्या? देखो, हमने लिखा था गोल्ड, प्लेटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम, याद है? रोडियम, लिखे थे क्या? बोलो बच्चों, लिखे थे क्या? ठीक है भैया। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ मेटल मेटल के बीच में कैसे बॉन्ड आता है, सुनिए बच्चों। देखो, सपोज ये मेटल है, इसके पास ये ऑर्बिटल है बच्चों, लाइकवाइज इधर भी मेटल है, के बीच में भी ये बॉन्ड है।
आया समझ में बच्चों? बोलो। तो अब देखो बेटा, ये बात समझ आएगी। अब एक चीज और देखो बेटा, अगर अपन एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पहले तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी बच्चों? देखो, इसलिए बढ़ेगी क्योंकि डी सब सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे ना। देखो बच्चों कैसे, जैसे सपोज पहले D1 है, ठीक है, पहले D1 है, फिर D2 है, फिर D3 है, फिर D4 है, D5 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो बच्चों ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अब इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होनी शुरू होगी। तो जैसे जैसे पेयरिंग होनी शुरू होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते गए, और जैसे जैसे बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते गए, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती गई। क्या बोलो बच्चों? और लास्ट में जाते जाते जिंक तक, जिंक कैडमियम मरकरी तक तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ एकदम ही कम हो जाती है। हो जाती है क्या? तो बच्चों समझ में आया? ये लाइन समझ में आई? इन ए सीरीज, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है, and then starts to decrease due to pairing of electrons. Is it clear to all of you? अब देखो बच्चों सुनो, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर आपका डिपेंड करेगा बीपीएमपी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो बच्चों ये यहाँ पे दिख रहा, बताओ बच्चों। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ तक देखो बच्चों। क्या क्रोमियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? ठीक है ना बच्चों? तो आप बताओ बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ। देखो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक तो बीपीएमपी बढ़ते गए, मैग्नीज में अचानक से कम हुआ, फिर Fe में बढ़ा, और फिर घटते घटते आप यहाँ पहुंच गए बच्चों। बोलो ठीक है ना? तो अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात हो बच्चों, अगर किसी का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो यहां तक तो क्या हुआ बच्चों, देखो उसको मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गई, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती गई। यहाँ क्या हुआ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे गई, तो बोलो बच्चों क्या होगी, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज। ठीक है क्या? बोलो बच्चों ये बात समझ में आएगी? आई क्या? अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो क्या उसकी बनाने की टेंडेंसी होगी क्या? इनर्ट गैसेस बॉन्ड क्यों नहीं बनाती बच्चों बताओ? इनर्ट गैसेस बॉन्ड क्यों नहीं बनाती? क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर इनर्ट क्यों है? नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर इनर्ट क्यों है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना बच्चों? तो अब देखो बच्चों सुनो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बच्चों देखो सुनो, जैसे जिंक में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 3d10 4s2, ऐसा कैसा देखो बच्चों मैग्नीज में भी है? तो मैग्नीज में क्या आ रहा है 3d5 4s2। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ही कम हो जाती है। अब बताओ, जब कोई बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा, जब कोई बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा, तो अपने आप ही बोलो मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा। तो समझ में आया बच्चों? तो मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अपने से पहले वाले और अपने से बाद वाले दोनों एलिमेंट से कम है। देखो Mn है ना, वो दोनों से नीचे है, देखो क्रोमियम और Fe। समझ में आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, देखिए क्या कहता है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन देयर रेस्पेक्टिव सीरीज। जैसे 3D सीरीज में मैक्सिमम क्रोमियम का, 4D में मोलिब्डेनम का, और फिर 5D में टंगस्टन का। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। क्या बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? अब देखो बेटा, अब इसी तरह से देखो बेटा, Mn हो गया, Tc हो गया और Re हो गया। जो Mn, Tc और Re है ना, इनमें क्या होता है, इनका एबनॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पहले वाले से और बाद वाले से कम आता है बच्चों। ऐसा क्यों आता है?
अच्छा देखो, बहुत सिंपल सी बात है। क्या है बोलो बच्चों? रीजन ये है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के कारण इनकी मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। बच्चों समझ में आया क्या? MnTCRe have abnormally low Bp and Mp in comparison to former and later element due to stable configuration and complex structure. Is it clear to all of you? अब आ गया बच्चों, देखो सुनो। नेक्स्ट क्या कहता है, मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ना, वो Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात है क्या? मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ Z इफेक्टिव पे डिपेंड करेगी। तो देखो बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ Z इफेक्टिव का अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें पता है कि बच्चों Z इफेक्टिव क्या होता है, 5D 4D और 3D है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आ जाएगा क्या, 5D 4D 3D? बोलो बच्चों, ठीक है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं कुछ एक्सेप्शंस की बात, जो देखो, एक तो ये वाला है, थर्ड बी और सेकंड बी। देखो बच्चों, थर्ड बी में तो आपको पता होगा कि जो जेड इफेक्टिव है वो इतना नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि एफ ऑर्बिटल नहीं आता ना बच्चों। बताओ, थर्ड बी वाले में SCY LA तक तो एफ ऑर्बिटल नहीं आता ना। अरे नहीं आता। और ZnCdHg में तो आप देखो, बड़ा सिंपल है, मरकरी वैसे ही कौन सी स्टेट में मिलता है आपको नेचर में, बताओ? मरकरी तो वैसे ही लिक्विड स्टेट में मिलता है। आ गया बच्चों, सुनो, बोलो। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो है कॉपर, फिर AU, फिर AG। यानी सबसे इजीली कौन मेल्ट हो जाता है, AG हो जाता है तीनों में। ठीक है ना? बोलो बच्चों, अरे बात समझ में आई? अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या कहते हैं, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगी क्या? बोलो, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगी। तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया ना, हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब बताओ बच्चों, अगर अगर मुझे इनर्ट गैस को रिएक्ट करवाना है, तो मुझे उनको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना। मुझे नाइट्रोजन को अगर रिएक्ट करवाना है, तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना। तो इसका मतलब, अगर आपको कहीं पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो क्या है, मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव? लेस रिएक्टिव। आ गया बच्चों समझ में? आ गया बेटा। फिर देखो क्या कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर हीट ऑफ एटोमाइजेशन। क्या ये बात सही है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो हायर हीट ऑफ एटोमाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मेटेलिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके मेटेलिक बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट, जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। और डी में क्या होती है, डी में क्या होती है बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। आया समझ में? अरे बच्चों समझ में आया? देखो बेटा, नोट सारे लिखे हुए हैं, आपको हमेशा नोट्स मिल जाते हैं, आप समझने की कोशिश करो, है ना? अब आओ बच्चों, बात करते हैं डेंसिटी। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले देखो बच्चों, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, अगर आपको पता हो बच्चों, यहाँ क्या हो रहा था, याद करो। यहाँ साइज डिक्रीज हो रहा था बच्चों, साइज डिक्रीज हो रहा था, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, होगा। अच्छा बताओ, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, तो बताओ बच्चों, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी क्या? डेंसिटी बढ़ जाएगी। चलिए बच्चों आगे आओ, नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। देखिए, साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है ना? साइज आपका कांस्टेंट, ठीक है। एटॉमिक वेट भी कांस्टेंट, है ना? एटॉमिक वेट भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, नो चेंज। ठीक है ना? तो डी भी क्या है, डेंसिटी भी क्या है बच्चों, ऑलमोस्ट। ठीक है। अब आओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर और जिंक में। याद करो बच्चों, लास्ट में जाते हो तो आपको पता है क्या बच्चों, साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता था, याद है क्या?
अरे कॉपर और जिंक में साइज थोड़ा सा बढ़ता था, तो थोड़ा सा आप बताओ वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एग्जैक्टली थोड़ा ज्यादा बढ़ता है ये। तो यहाँ क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। कॉपर और जिंक में क्या हो जाती है बच्चों, डेंसिटी कम होती है। अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब देखो बेटा, ओवरऑल अगर आपसे कोई ऐसा कहे ना कि इधर से इधर जाने पर बच्चों क्या होगा, इधर से इधर जाने पर डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी कहां तक बढ़ रही है, कॉपर तक बढ़ रही है, और उसके बाद क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे 3D सीरीज में मैक्सिमम डेंसिटी चेक करनी है, 3D सीरीज में मैक्सिमम डेंसिटी होती है कॉपर की, ठीक है, और मिनिमम डेंसिटी होती है स्कैंडियम की, ठीक है। डी ब्लॉक तो मेरे हिसाब से आपको ये याद अच्छे से, ऑस्मियम इरिडियम बच्चों 11 से आप याद करते आ रहे हो ना, आ रहे हो बोलो बच्चों। और मिनिमम अगेन आपकी स्कैंडियम की होगी। अब देखो बच्चों, 3D से 4D अगर जाते हैं ना, तो आपकी डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन 4D से 5D जाते हैं ना बच्चों, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है बच्चों, ठीक है ना, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। देखो क्या होता है सुनो, डेंसिटी जो 5D एलिमेंट्स की है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ 4D है ना। 3D से 4D बढ़ी, लेकिन 4D से 5D में जो डेंसिटी बढ़ती है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये कुछ डेंसिटी के ऑर्डर हमें बताने हैं बच्चों, Fe निकल एंड कॉपर। बताओ बच्चों, आप बताओ, मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है क्या, बढ़ती है। तो Fe निकल कॉपर में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसी आ जाएगी डेंसिटी का ऑर्डर। अब बताओ बच्चों, FeHg एंड गोल्ड, बताओ बच्चों FeHg एंड गोल्ड। तो सबसे पहले बताओ, Fe तो आपका कौन से पीरियड का है, Fe तो आपको पता होगा 3D सीरीज का है, और मरकरी जो है वो ZnCdHg 5D का है। लेकिन अब बताओ बच्चों, Hg और गोल्ड में बताओ, Hg और गोल्ड दोनों ही क्या है, Hg और गोल्ड दोनों ही बच्चों 5D सीरीज के हैं। तो अब बताओ डिसाइड करो, Hg और गोल्ड में डिसाइड करो। देखो बच्चों ध्यान देना, कॉपर Ag Au, ZnCdHg, याद करो, यहाँ घटती है, यहाँ भी घटेगी, यहाँ भी घटेगी। तो बताओ Au और Hg में ज्यादा किसकी ले, Au की ले। अब आओ बच्चों, Fe कॉपर Au में बताओ, देखो Fe कॉपर दोनों 3D के हैं और गोल्ड है 5D का, तो किसकी ज्यादा होगी, 3D 4D 5D में से गोल्ड की होगी। अच्छा Fe कॉपर में से ज्यादा किसकी होगी, आगे क्या समझ में, अरे बोलो नवाबों, समझ में आ गया। चलो आगे आओ बच्चों, देखो नेक्स्ट देखो, हाफेनियम के बाद जितने भी हाफेनियम के बाद जितने भी मेटल्स आते हैं ना, इनकी सबकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मरकरी से ज्यादा होती है। हाफेनियम के बाद जितने भी मेटल्स आते हैं, इनकी सबकी डेंसिटी मरकरी से ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसका मतलब बताओ, हाफेनियम के बाद आने वाले किसी भी मेटल्स को अगर मैं मरकरी में डालूं तो वो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा या सिंक हो जाएगा, सिंक कर जाएगा ना। बोलो बच्चों, हाफेनियम के बाद आने वाले सारे मेटल्स मरकरी में डूब मरते हैं। HF से याद रखो, वो हाफ माइंड है ना। तो ये क्वेश्चन किसी जमाने में AI में आया हुआ क्वेश्चन है ना, AI में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अब आओ बच्चों देखो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, एलोई फॉर्मेशन। देखो होता है क्या एलोई फॉर्मेशन में, देखो बच्चों ये मेटल दिख रहा है आपको, एक मेटल का क्रिस्टल दिख रहा है। हम क्या करते हैं, इस मेटल के क्रिस्टल में बीच बीच में कोई ऐसा एटम फिट कर देते हैं जिनमें दोनों एटम के साइज में ज्यादा से ज्यादा 15% तक का डिफरेंस, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। सपोज मैंने एक यहाँ मेटल ये फिट कर दिया, एक कोई दूसरा मेटल यहाँ फिट कर दिया बोलो, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। एक बात हो बच्चों, जैसे मेरे पास कॉपर और जिंक है, ठीक है ना, तो कॉपर और जिंक के साइज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या, कॉपर और जिंक दोनों अड़ोसी पड़ोसी है,
अरे कॉपर और जिंक दोनों एडजेसेंट है क्या? है तो आपको पता होगा डी ब्लॉक में साइज में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। डी ब्लॉक में साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, नहीं आता ना? अरे नहीं आता। तो मैं बताओ कॉपर के क्रिस्टल में जिंक के एटम मिक्स कर सकता हूं? जिंक के क्रिस्टल में कॉपर के एटम मिक्सअप कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं। ओके बच्चों, तो अब देखो बेटा, जब अपन मिक्सअप करते हैं तो एक होमो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन बनता है ना, इसी को अपन एलॉय बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ देखो बच्चों, homogeneous solid solution in which atoms of one metals are distributed randomly among the atoms of other। बोलो बच्चों, क्या ये लाइन समझ में आई? क्या ये लाइन समझ में आई? अब देखिए बच्चों, हम क्या कहते हैं, एलॉय हमेशा ऐसे एलिमेंट से फॉर्म किए जाएंगे जिनके साइज में मैक्सिमम कितने का डिफरेंस हो, जिनके साइज में मैक्सिमम कितने का डिफरेंस हो, अप टू 15%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों बताओ, जब भी कोई एलॉय बनता है तो क्या आपने कभी ऐसा लिखा कॉपर प्लस जिंक रिएक्ट करके कुछ और बन गया? कॉपर प्लस जिंक रिएक्ट करके कजन बन गया? नहीं होता ना, कजन तो नहीं बनता ना। बोलो, अरे नहीं बनता ना। इसका मतलब जब कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। अब बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो बच्चों बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स क्या आएगी? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स क्या आएगी? 0 आएगी। आएगी? बोलो बच्चों। अब आओ नेक्स्ट देखो, एलॉयज जो होते हैं ना बच्चों, वो नॉन कोरोसिव होते हैं। नॉन कोरोसिव का मतलब समझते हो? जिन पे जल्दी से जंग नहीं लगता। बच्चों जो अपन घरों पे स्टील काम में लेते हैं वो एक एलॉय है क्या? स्टील जो काम में लेते हैं Fe प्लस निकल प्लस क्रोमियम, जंग लगता है क्या? जल्दी से जंग नहीं लगता ना, स्टील के बर्तनों पे नहीं लगता। अच्छा, केमिकली ये इनर्ट होते हैं बच्चों, हार्ड होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी। अब देखो बच्चों, कुछ ये आपके एलॉयज हैं, जैसे ब्रास है कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज है कॉपर प्लस टिन, गन मेटल, दोनों को मिला दो बच्चों, ब्रास और ब्रॉन्ज को, तो गन मेटल बन जाएगा। जर्मन मेटल में क्या है? जर्मनी जाना है, तो जर्मनी जाना है तो क्या करना है? किसको साथ में लेके जाना है? कजन को साथ में लेके जाना है, जर्मनी NI। और जर्मनी किसको साथ लेके जाना है? कजन को साथ लेके जाना है। ठीक है। अच्छा बच्चों, आर्टिफिशियल गोल्ड जो होता है वो ये होता है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। आर्टिफिशियल गोल्ड आता है बच्चों मार्केट में, ज्वेलरी के अंदर आता है, गोल्ड का पेंट आता है ना? सोल्डर जानते हो बच्चों? सोल्डर नाम सुना है? सोल्डरिंग करने में काम आता है, आपने देखा होगा सोल्डरिंग करने में। तो ये जो होता है वो होता है Pb प्लस टिन। ठीक है, अब आओ देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है ना? तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं इसको समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखो बच्चों, आपको ये क्रिस्टल की स्ट्रक्चर दिख रही है? दिख रही है बच्चों? अब होता क्या बच्चों, इनके बीच बीच में ऐसे छोटे एटम, नन्हे मुन्ने एटम एंटर मार सकते हैं। सपोज यहाँ कोई एक एटम एंटर मार गया, मार गया, ऐसे कोई एक एटम एंटर मार गया। इसी तरह से देखो बच्चों, ऐसा हो सकता है यहाँ इनके बीच में कोई एक एटम एंटर मार गया। ठीक है, इसी तरह से देखो बच्चों, जैसे यहाँ कोई एंटर मार गया, है ना? आ रही बात समझ में? तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, कि ये जो डिफरेंट साइज ऑफ एटम्स, छोटे छोटे एटम्स हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये स्मॉल साइज ऑफ एटम्स क्रिस्टल के स्ट्रक्चर बीच बीच में ऐसे ट्रैप हो जाते हैं। आई बात समझ में? देखो बच्चों सुनो, इसमें क्या है, ये तो क्या है, ये तो है बच्चों, जो बड़े वाले हैं वो तो है ट्रांजिशन मेटल एटम्स। ठीक है, और ये जो बीच में है वो क्या है, वो क्या है बोलो बच्चों, वो है ट्रैप्ड एटम्स इन वॉइड्स। बोलो बच्चों, वॉइड पढ़ते हो ना आप सॉलिड स्टेट में, याद करो बच्चों, ट्राइएंगुलर वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों क्या होता है कि आपने देखा होगा, देखो क्या हो, ये कुछ छोटे साइज के एटम है, जैसे हाइड्रोजन है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये क्या करते हैं, ये बीच में एंट्री मार जाते हैं,
small atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen can enter in interstitial space of metallic crystal. ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में एंट्री मार रहे हैं, इसलिए इन कंपाउंड्स का नाम क्या पड़ गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड पड़ गया। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, स्टेनलेस स्टील को जानते हो क्या? स्टेनलेस स्टील दोनों के एग्जांपल है बच्चों, वो आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी है, वो एलॉय है। बताओ स्टेनलेस स्टील के अंदर कौन से एटम की एंट्री होती है? बताओ, स्टेनलेस स्टील के अंदर कार्बन की एंट्री होती है बच्चों, याद है क्या? Fe प्लस निकल प्लस, याद करो, Fe निकल क्रोमियम, कार्बन की एंट्री होती है, याद है? अब देखो बच्चों, अब देखो बेटा, इनका कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता, कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होगा, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक टाइप होंगे। कैसे? अरे बच्चों, बीच में जितना स्पेस मिला, ज्यादा मिला तो ज्यादा एटम एंटर कर गए, कम मिला तो कम एंटर किए, यानी कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता, यानी नॉन स्टोइकोमेट्रिक टाइप ऑफ कंपाउंड है, काफी हार्ड होते हैं। बताओ बच्चों, स्टील की हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है, याद है क्या? स्टील की हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है? मेटलर्जी में पढ़ा था, कार्बन के अमाउंट, कार्बन के अमाउंट बढ़ते जाओ, स्टील की हार्डनेस। अच्छा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो केमिकली इनर्ट हो जाएंगे। और अब देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, ये एटम्स मेटल की कंडक्टिविटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं करते, नो चेंज इन कंडक्टिविटी। ठीक है, आ जाओ बच्चों, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बच्चों बात बताओ बच्चों, डी ब्लॉक के मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखते हैं क्या? बताओ बच्चों, एक पूरा चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा था ना, याद करो। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? इनका साइज छोटा होता है, जिससे इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। अब जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, ये लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे क्या? बोलो बच्चों, कर लेंगे। और दूसरा आपने देखा होगा बच्चों, इनके पास क्या होता है, इनके एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी बड़े होते हैं। एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ना, जैसे D2sp3 या DsP2, याद है क्या? ऐसा बनाते कि नहीं बनाते बच्चों? बोलो, बनाते हैं बच्चों? आया समझ? अब आओ देखो, अब बताओ बच्चों, डी ब्लॉक के मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं क्या? डी ब्लॉक के मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं क्या? बनाते हैं बच्चों, कंफर्म बनाते हैं, बनाते हैं क्या? तो एक बात बताओ बच्चों, इनके कलर को हम किन किन दो कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं? पढ़ा है आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर? बोलो बच्चों, कौन कौन से कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं? बोलो। एक तो डीडी ट्रांजिशन, याद करो, पढ़ते हो ना बच्चों, डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, और एक पढ़ते हो बच्चों आप, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, पढ़ते हो क्या? बोलो बच्चों। पढ़ते हो ना? अब देखो बच्चों सुनो, अब ध्यान देना, इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट समझना आप, ध्यान देना बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा कैसे बच्चों? देखो सुनो, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो एनर्जी उस पर स्ट्राइक करेगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, वो बंट जाएगी ना। अरे बोलो बच्चों, मान लो किसी के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? अब बताओ बच्चों, जहां 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो एनर्जी उनको मिली वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, डिवाइड होगी ना। और अगर 2 है तो वहां क्या होगा बच्चों, बताओ? जैसे 5 है तो 20-20% मिली, और 2 है तो 50% मिली ना। बच्चों समझ में आएगी? ये बात समझ में आएगी क्या? बोलो। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर दो मेटल आयन में इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो उनकी इंटेंसिटी ऑफ कलर या कलर सिमिलर आता है। ऐसा पढ़ा आप लोगों ने? ऐसा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था क्या? बोलो बच्चों, याद करो, ऐसा आपने पढ़ा था। एक एग्जांपल जैसे मैं बोलूं कि D1 एंड D9, ठीक है, फिर आप याद करो D2 एंड D8, ऐसा पढ़ते हो? जैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये आता ही रहता है, CuCl2 एंड VoCl2, याद है क्या? कॉपर यहाँ आ रहा है +2 स्टेट में, आ रहा है, इसका आ रहा है बच्चों D9, और वेनेडियम आ रहा है +4 स्टेट में,
आ रहा है D1, आ रहा है क्या? अब देखो बच्चों, अगर हमें कलर की इंटेंसिटी पता करनी है टाइटेनियम +2 एंड टाइटेनियम +3, बच्चों बताओ टाइटेनियम +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बताओ। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये होता है, देखो Td2 4s2, है ना? तो देखो बच्चों, टाइटेनियम +2 में तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और टाइटेनियम +3 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताओ बच्चों, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? टाइटेनियम +3 की होगी क्या? होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी है वो एक मिलेगी, है ना? अब आओ बच्चों, बताओ विच आयन हैज लाइटेस्ट कलर, सबसे लाइट कलर किसका होगा? देखो बच्चों, टाइटेनियम +3 का आ रहा है Td1, क्रोमियम +3 का आ रहा है Td3, का आ रहा है 3d6 5। बताओ बच्चों, बोलो। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है बच्चों? Fe में ना? D5 है बच्चों। D5 में क्या होगा? D5 में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे ना? बोलो बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों अब आओ देखो, एक बात बताओ बच्चों, डी ब्लॉक के जो मेटल्स है ना, आपने देखा होगा बहुत ही इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? एक तो देखा होगा बच्चों, इनकी एड्सॉर्प्शन जो पावर है ना वो बहुत तगड़ी होती है। इनकी एड्सॉर्प्शन पावर, ये एड्सॉर्प्शन कंसेप्ट आपने कहाँ पढ़ा था बच्चों? कैटलिस्ट पूरा टॉपिक पढ़ते हो आप, सरफेस केमिस्ट्री में याद करो, पढ़ते हो ना? तो आपको याद होगा बच्चों, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को पहले एड्सॉर्ब करना पड़ता है ना? अरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब करना पड़ता है तभी तो वो रिएक्ट करते हैं। तो डी ब्लॉक में क्या होती है कि फ्री वैलेंसीज बहुत होती है सरफेस के ऊपर, तो वो क्या कर लेते हैं, वो सरफेस के ऊपर इनको बड़ा इजीली एब्जॉर्ब कर जाते हैं, एब्जॉर्ब क्या सॉरी एड्सॉर्ब कर जाते हैं, है ना? देखो बच्चों, सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होते गए। अब बताओ, जब सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होते गए तो वहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन राइज कर गई क्या? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन राइज कर गई। अब बताओ बच्चों, जब कॉन्सेंट्रेशन राइज कर गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात सही है? आगे आओ देखो बच्चों, डी ब्लॉक के जो मेटल्स है ना, डी ब्लॉक के मेटल्स आपको पता होगा बच्चों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दिखाते हैं क्या? दिखाते हैं बच्चों। तो इस कारण वो क्या कर सकते हैं बच्चों, वो आराम से इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। D block metals represent variable valency, so they can form intermediate compound with one of the reactant, and this intermediate compound react with other reactant to form final product। देखो बच्चों कैसे, इसको मैं एक समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, आप कोशिश करना। देखो जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, देखो SO2 प्लस हाफ O2, मैंने बनाया बच्चों SO3, ठीक है, V2O5। बच्चों ये याद आ रहा है क्या, ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस याद आ रहा है क्या बच्चों, बताओ? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। वेरी गुड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो SO2 है ना, ये V2O5 के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है बच्चों SO3 और V2O4। अब बताओ बच्चों, ये जो V2O4 बना, क्या मैं इसको इंटरमीडिएट कंपाउंड बोल सकता हूं क्या? इस V2O4 को इंटरमीडिएट कंपाउंड बोल सकता हूं? तो देखो बच्चों, क्या हुआ कि जो कैटलिस्ट V2O5 था, इसने किसी एक साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया। देखो क्या कहता है कि D block metals represent variable valency, so they can form intermediate compound with one of the reactant। तो V2O5 ने एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाना, ये क्या करता है बच्चों, देखो V2O4 ये दूसरे कंपाउंड के साथ ये करके वापस ये क्या हो गया, बोलो बच्चों, रीजनरेट हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ वेरिएबल वैलेंसी वाला क्या कॉन्सेप्ट काम आया? काम आया बच्चों, देखो V2O5 में
ये +5 था और V24 में ये बोलो बच्चों क्या है, +4 है क्या? तो बोलो बच्चों ये वेरिएबल वैलेंसी के कारण पॉसिबल हुआ ना, ये वेरिएबल वैलेंसी के कारण पॉसिबल हुआ। क्या ऐसा सोडियम कर सकता था क्या? क्या ऐसा सोडियम कर सकता है? नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता ना बच्चों। एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं बच्चों, मेरी बात को थोड़ा सा समझना आप। जैसे सपोज मैं ये कहता हूँ 2i माइनस और S2O8 - 2 है, बोलो या मैंने एक आयन का मिल गया Fe+ और मुझे मिल गया बच्चों 2 मोल्स ऑफ सल्फेट और साथ में मिल गया I2। अब बच्चों बताओ यहाँ एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है Fe+3। क्या ये आराम से कैटलिस्ट का काम कर सकता है क्या Fe+3? Fe की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों बताओ? Fe की वेरिएबल होती है ना +2 एंड +3। अच्छा एक बताओ बच्चों, आयोडाइड आयन क्या है? हैलाइड आयन क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बताओ हैलाइड आयन क्या होते हैं बच्चों? हैलाइड आयन क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना। तो देखो बच्चों क्या हुआ, ध्यान देना ढंग से, मेरी बात को समझना। देखो क्या बच्चों सुनो, सबसे पहले अगर मैं इसकी मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूं, देखो बच्चों क्या होगा, ये जो 2i- है ना, ये क्या करते हैं बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, रिलीज करके कन्वर्ट हो गया I2 के अंदर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए बच्चों, इस Fe+3 ने गेन कर ली, और गेन करते कन्वर्ट हो गया Fe+2 में। क्या Fe+2 एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हो गया या इंटरमीडिएट स्पीसीज होगी क्या? अरे बोलो बच्चों, इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं बच्चों, ये समझ में आ रहा है क्या? जो मेन रिएक्शन में आपको दिखा रखा है वो होना नहीं चाहिए वहां पर। बताओ मेन रिएक्शन में Fe+2 कहीं दिखा रखा है क्या? क्या मेन रिएक्शन में Fe+2 कहीं दिखा रखा है? नहीं दिखा रखा। तो देखो बच्चों, क्या मेरे पास ये रिएक्शन आ गई 2i माइनस 2Fe+3 क्या हो गया I2 और ये हो गया बच्चों 2Fe+2। इतना समझ में आया? अब देखो बेटा, सबसे पहले बताओ इस Fe+3 ने इसके साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बना, Fe+2 बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड किसी दूसरे के साथ, दूसरे रिएक्टेंट के साथ करेगा क्या? अरे करेगा। तो अब देखो बेटा, जो अब Fe+2 बना हुआ है ना, वो क्या करता है देखो बच्चों, वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, करेगा। ये देखो बच्चों कन्वर्ट हो गया किसमें, 2Fe+3 और सल्फेट है, हो गया। तो बच्चों बताओ Fe+2 का तो हो गया ऑक्सीडेशन। तो बच्चों बताओ ये जो आपका S2O8 - 2 है, इसका रिडक्शन हुआ है क्या? इसका रिडक्शन हुआ है क्या बच्चों? बताओ इसमें किसका रिडक्शन हुआ है? किसका रिडक्शन हुआ है, सल्फर का हुआ है या ऑक्सीजन का हुआ है? बताओ बच्चों, सल्फर का हुआ या ऑक्सीजन का हुआ? बताओ। सल्फर तो दोनों में ही +6 में है बच्चों, पता है क्या? सल्फर का नहीं होगा। अरे सल्फर का नहीं होगा नवाबों, किसका होगा बताओ? आपको बच्चों S2O8 - 2 में एक परोक्साइड वाली ऑक्सीजन है, S2O8 - 2 में परोक्साइड वाली ऑक्सीजन होती है, याद है क्या? तो परोक्साइड वाली ऑक्सीजन का क्या होता है, परोक्साइड वाली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर याद है क्या बच्चों? देखो क्या होता है, इसका होता है बच्चों -1। है बच्चों? अब ध्यान दीजिए बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ देखिए बच्चों, ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, ये -1 वाली है, ठीक है। जब इससे सल्फेट बना तो बोलो बच्चों, ऑल ऑक्सीजन क्या होगी, ऑल ऑक्सीजन हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या, बोलो। तो बच्चों इंटरमीडिएट कंपाउंड समझ में आया? इस थ्योरी के अंदर इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन हुआ, Fe+2 हुआ क्या? अरे हुआ क्या नवाबों, ठीक है।
अच्छा देखो, Fe+3 पहले काम आया था, Fe+3 पहले काम आया था, वापस रीजनरेट हो गया क्या? कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, कभी भी किसी रिएक्शन में पहले काम आते हैं एंड लेटर ऑन रीजनरेट हो जाते हैं। हो गया? आ गया हो बच्चों, देखो अब आओ बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, ये आप पढ़ते हो बच्चों सॉलिड स्टेट के अंदर, है ना। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी कंपाउंड में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या मैं उसको पैरामैग्नेटिक बोल सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, क्या मैं उसको पैरामैग्नेटिक बोल सकता हूँ? हाँ बताओ बच्चों। एक्सट्रीम ऑफ मैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम ऑफ पैरामैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं क्या? ये बच्चों डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सारा आपको सॉलिड स्टेट में बताया जाता है बच्चों, याद है क्या? अरे बच्चों सॉलिड स्टेट में बताया जाता है, जिन्होंने पढ़ रखा है ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है सॉलिड स्टेट वापस पढ़ाऊंगा मैं भी। अब देखो बच्चों फेरोमैग्नेटिक की क्या खास बात है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो और चाहे नहीं हो, ठीक है ना। बोलो बच्चों, दोनों कंडीशन में वो रिप्रेजेंट करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये बताओ, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन सॉल्यूशन का जेड दे रखा है बच्चों 25। तो Z25 कौन है बच्चों? किसका एटॉमिक नंबर 25 है? मैग्नीज का है क्या? बोलो बच्चों, मैग्नीज का है क्या? तो मैग्नीज होता है बच्चों Td5 4s2। अब अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो Td5 हो गया। अब बच्चों बताओ, ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे या इनकी पेयरिंग हो सकती है? अरे पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे या पेयरिंग हो जाएगी? देखो बच्चों यहाँ जो है ना, वोटर है ना, वो क्या है, वो एक वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों। तो क्या होगा, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं होगी। अब बताओ एन की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। एन की वैल्यू अगर 5 आ गई तो क्यूबीएम क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों, रूट ऑफ 5, 5 कितना आ गया, रूट ऑफ 35 आ गया क्या? बोलो बच्चों, रूट ऑफ 35 आ गया? आ गया। तो चलो बच्चों, बाकी अपन कल लेते हैं फिर, ठीक है ना। इतना बच्चों इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। डी ब्लॉक जो चैप्टर है ना, इसकी मोस्ट ऑफ चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, है ना, अलग अलग चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आप साथ साथ में पढ़ते रहना तो याद हो जाएगा बच्चों, ये ठीक है ना।